नमस्कार मित्रों। आज बिहार विधानसभा के चुनाव का दूसरा दौर है और लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए आज वोट कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोग बड़ी संख्या में वोट करेंगे ताकि वो अपने चाहने वाले विधायकों का चुनाव कर सकें और अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। देश के 11 राज्यों में 56 विधानसभा की सीटों पर आज उपचुनाव भी हो रहे हैं। 56 में से 54 आज हो रहे हैं और 2 जो है वो मणिपुर में हैं, वो 7 नवंबर को होंगे। तो आज जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण भी हैं। उसमें मध्य प्रदेश की 28 सीटें, उत्तर प्रदेश की 7 सीटें, गुजरात में 8, उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड और कर्नाटका में 2-2, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा में एक सीटों पर चुनाव हो रहा है। जो कर्नाटका जो माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव होना है, वो मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार के भविष्य को भी तय करेंगे। हम सब जानते हैं कि जब मध्य प्रदेश में पिछला जो चुनाव हुआ था 2018 में दिसंबर में, तो भाजपा की सरकार सत्ता से पदच्युत हुई थी और कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बनी थी। और हालांकि उसको पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन और पार्टियों के सहयोग से, बसपा और सपा के सहयोग से कांग्रेस ने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई। उस तोड़फोड़ उन्होंने भी बसपा में की। बाद में भाजपा ने बड़ी तोड़फोड़ करके कांग्रेस के 28 विधायकों को अपने पक्ष में मिला लिया और जो बड़े नेता माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा में शामिल हो गए। तो ये 28 सीटों पर चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दल बदल कानून के तहत जो है उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया विधानसभा से, और इसलिए वो दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अगर भाजपा के पक्ष में चुनाव अधिकांश सीटें नहीं गई तो उनकी सरकार मध्य प्रदेश में गिर जाएगी। हालांकि आज इस प्रकार का माहौल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नियम और कानूनों से काम चल नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं वो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है लोकतंत्र का उत्सव है और जनता की भागीदारी है, तो जनता को भी अपनी समझदारी से चुनाव में भाग लेना चाहिए। आज हम यहाँ पर विशेष चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए और 7 उपचुनाव के लिए जो है उत्तर प्रदेश में इस समय मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है बड़ी उनको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया था, जब स्थानीय विधायक दलों में भी जो है दल में उनके नाम पे कोई बहुत सहमति नहीं थी। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उत्तर प्रदेश में शासन किया है। उनका शासन किस प्रकार का है ये भी इन उपचुनावों से कुछ लोग बताएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि अक्सर होता ये है कि ज़्यादातर उपचुनाव में जो सत्ताधारी दल है वो चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेंड ये उपचुनाव दिखा सकते हैं और ये उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष की क्या मौजूदा हालात हैं उसको भी दर्शाएगा। पिछले लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया था
और लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद वो गठबंधन टूट गया। और पहले पहले थोड़ा ये हमें लग रहा था कि शायद इस गठबंधन को दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अभी राज्यसभा के चुनाव से जो सपा और बसपा में किरकिराहट हुई है वो बहुत निराश कर देने वाली है। और उसके नतीजे ये रहे कि जो दोनों पार्टियों के बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी हुई है और एक दूसरे को हराने की जो बातें कही जा रही हैं। तो इस प्रकार से इस चुनाव में सपा बसपा अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 1989 के बाद 90 के बाद से कांग्रेस सत्ता गंवा चुकी है, और न केवल सत्ता गंवा चुकी है बल्कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कई लोग कहते हैं कि वो वेंटिलेटर पे थी, लेकिन बीच बीच में कांग्रेस ने सरप्राइज रिजल्ट्स उत्तर प्रदेश से दिए हैं। एक चुनाव में वो 22 और 23 लोकसभा की सीटें भी जीती थी समाजवादी पार्टी से अधिक। एक जमाने में बहुत ज़्यादा पुराना जमाना नहीं, आई थिंक 2004 का शायद वो चुनाव था, 2009 को। लेकिन अभी कांग्रेस जिस हालत से थी उसको प्रियंका गांधी ने दोबारा से, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उन्होंने जो लगातार संघर्ष की राजनीति से उसको रिवाइव करने की कोशिश की है। वो कितनी रिवाइव हो पाती है या वो बिना कोई गठबंधन किए हुए आगे बढ़ पाती है, ये आने वाले दिनों में दिखा जाएगा। अभी थोड़ा सी पार्टियों की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में कैसी हो रही है उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। और वो इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय के लिए 1990 के बाद से बहुत वहाँ पर बातचीत की है, चला है। और जो दलित और पिछड़ी जातियों का जो नेतृत्व है वहाँ पर काफ़ी उभरा 1990 के बाद से, मंडल के बाद से। और हालांकि दलितों के लिए जो सीटें थी वो आरक्षित होती हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित नहीं होती थी, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व जो है बहुत बढ़ा। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर अधिकांश समय दलित और पिछड़ी जातियों के नेता ही बने रहे। लेकिन भाजपा ने अपनी तमाम राजनीतियों के बावजूद अपना जो नेतृत्व है वो सवर्णों को ही सौंपा, चाहे उसके विधायक क्या है पिछड़ी और दलित जाति के आगे हों, लेकिन नेतृत्व जो है उन्होंने सवर्णों पे ज़्यादा दिया। भाजपा के अंदर जो सबसे ताकतवर पिछड़ी जाति के नेता वे कल्याण सिंह थे, जिनका जो है वो अटल जी के साथ में ही उनकी तनातनी जग जाहिर है। उसके बाद जो है राजनाथ सिंह उन्होंने दांव लगाया था, और राजनाथ सिंह के बाद एक राम प्रकाश गुप्ता हुए जिनका नाम पता भी किसी को पता भी नहीं। और उसके बाद जो है 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, और योगी जी की छवि के अनुसार ही उन्होंने पूरा काम किया है। चाहे उनके भाषण हो, वक्तव्य हो, एग्रेशन हो, वही दिखाई देता है जो चुनाव से पहले था। बहुत से लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जो भाषा योगी जी बोलते हैं वो संघ को पसंद आ रही है और उनके एक बहुत बड़े कैडर को पसंद आ रही है। और क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जो राजनीतिक लोग होते हैं वो कभी भी जो भी जनता के हिसाब से ही अपनी भाषा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं पर उत्तर प्रदेश जो है उसका एक मंडलाइजेशन प्रोसेस से जो है कमंडलीकरण की तरफ वो वापस जा रहा है, और उसमें जो है मुसलमानों को किसी भी तरीके से जो है केंद्र बिंदु में ला करके उनके नाम से ध्रुवीकरण कराने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। ये एक दुखद बात है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक भी है और देश के लिए भी खतरनाक है। लेकिन सामाजिक न्याय पे पूरी बात करते करते उत्तर प्रदेश
कैसे वापस अब योगी आदित्यनाथ से बाकी पार्टियां भी थोड़ा नाराज सी चल रही थी। नाराज तो सब विपक्ष में होते हैं, लेकिन उनका जो एग्रेसिव उन पे जो आरोप लगे ठाकुर राजनीति करने के, उस पे जो है पार्टियों से ज्यादा जो है जो जातियों का जो है वो दबाव नजर आने लगा है। और खास करके ब्राह्मणों की जो पूरी लॉबी है वो इस समय उसका असर दिखाई देने लगा है उत्तर प्रदेश की राजनीति। ये माना जाता था कि ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में, उत्तर प्रदेश की जुडिशरी में बहुत प्रमुख है, बड़े महत्वपूर्ण है। और वही फिर बाद में देश की राजनीति और देश के मीडिया तंत्र, देश की ब्यूरोक्रेसी, देश की जुडिशरी पे भी हावी होते हैं। ये बात एक उत्तर प्रदेश से निकले हुए जो जानते हैं सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सत्ता समीकरण है वो कैसे होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है वो ब्राह्मण जो है वो 10-11% है और बड़ी आबादी है। ऐसे ही जैसे दलितों की आबादी 13% के करीबन है। तो ब्राह्मण क्योंकि प्रदेश में हर क्षेत्र में हर जगह से है और उसकी पोजीशन जो है वो सत्ताधारी और सत्ता के जो सभी लीवर्स ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं उस पे है। इस कारण से सत्ता में, राजनीतिक सत्ता में ना रहते हुए भी वो जो है वो लीवर्स ऑफ पावर्स में, वो सत्ता के जो केंद्र है वहाँ हमेशा रहे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो और चाहे वो हमारा ब्यूरोक्रेसी हो या अफसरशाही हो। अब योगी आदित्यनाथ पे लगातार आरोप लग रहे थे कि हमने जो है वो ब्राह्मणों को आइसोलेट किया है और वो जानबूझ के उनको किनारे कर रहे हैं और वो ठाकुर एक लॉबी को प्रमोट कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। इस आरोप को लगाने वाले केवल ब्राह्मण ही नहीं है, बल्कि इस पर दूसरे लोग भी शामिल हो गए और जिससे राजनीति होती है तो हर एक इसमें अपने अपने एंगल निकाल रहा है। तो एक बात हकीकत है कि जो उत्तर प्रदेश की जो बहुजन राजनीति की, जो समाजवादी राजनीति है, उसके भी मुख्य बिंदु में ब्राह्मणिज्म है। तो जब विकास दुबे नाम का है जो अपराधी था, उसको एनकाउंटर में मार गिराया या जैसा भी एनकाउंटर था जो होता है, उसके बाद से ही लगातार ये आरोप लगने लगे थे कि योगी सरकार जो है वो ब्राह्मण विरोधी है। हालांकि किसी अपराधी को पकड़ना और उसको लाना सरकार की जिम्मेवारी है, और लेकिन विकास दुबे की जो कस्टोडियल डेथ हुई है उसके बाद से जो है उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी लॉबी है, काफी नाराज से नजर आ रही है। हालांकि नाराज होना गलत भी हो सकता है क्योंकि भाई एक अपराधी मारा गया है, लेकिन हाँ कस्टोडियल टॉर्चर है या उस पर कोई नहीं जा रहा है, लेकिन टेक्निकल टर्म में वो जो है वो हिरासत में हत्या है। तो हिरासत की जो भी मौत होगी उसकी जांच होनी चाहिए और वो गलत है, वो एक न्याय प्रक्रिया के तहत ही सब काम होना चाहिए। लेकिन अगर केवल ये बोल दें कि एक ब्राह्मण था इस कारण से, तो वो थोड़ा सी गलत है। लेकिन उसमें सब कूद पड़े हैं और कूदने के बाद ये हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में वापस से जो है एक ब्राह्मण एक ऐसी स्थिति में है कि सारी पार्टियां उनके आगे जो है वो दंडवत कर रही हैं। और मैं दंडवत इसलिए कह रहा हूँ कि इतना आपस में कंपटीशन है पार्टियों के अंदर, ये दिखने के लिए कि देखिए साहब हम ब्राह्मण विरोधी नहीं। लोकतंत्र में वैसे भी मैं मानता हूँ कि कोई किसी का विरोधी होना भी नहीं चाहिए, या ब्राह्मण हो या दलित हो या ठाकुर हो या बनिया हो या कोई मुस्लिम हो, सबको साथ लेकर के चलने की बात होनी चाहिए। लेकिन ये जो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दलों में एक आपस में तनातनी और उसके बाद ये हो रहा है, वो दिखाता है कि ब्राह्मण कितना शक्तिशाली है। इन सेंस उनके पास जो है राजनीतिक पावर तो है ही है, लेकिन मीडिया और बौद्धिकता और जो धार्मिक जो उनका इन्फ्लुएंस है, शायद उसी कारण से पार्टियां अपनी सब कैलकुलेशन वहां पर भूल जाती हैं। जैसे नॉर्मली किसी विधानसभा या लोकसभा की सीट पे जब चुनाव होता है, जब पार्टी टिकट देती है तो हमेशा उनकी नज़र दूसरे कैंडिडेट्स पर होती है।
और ये नज़र इस प्रकार से होती है कि भाई मैं इस जाति के आदमी को वोट दूंगा, तो दूसरी जाति का दूसरी पार्टी जो है कोशिश करती है कि उसी बिरादरी की व्यक्ति को टिकट ना दे। और तीसरी पार्टी भी अपने गेम खेलती है, तो देखते हैं कि दो पार्टियों ने किसको टिकट दिया है तो मैं तीसरे किसी को दूं। तो ये कैलकुलेशन पार्टियों के सारे होते हैं। और लेकिन उत्तर प्रदेश में देवरिया एक सदर में चुनाव हुआ है। देवरिया सदर 7 विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें से एक है, जहाँ से भाजपा के एक विधायक थे धनंजय सिंह, उनकी अगस्त में मृत्यु के बाद वहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ। देवरिया पुराना एक जिला है, बहुत प्रसिद्ध है, पिछड़ा भी है, ग्रामीण बहुत ज़्यादा है, बड़ी संख्या में दलित पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, शहर समुदाय बहुत है वहाँ पर, निषाद जो मछुआरा समुदाय है वो भी काफ़ी है। और करीबन करीबन 17 लाख वोटर वहाँ पिछले लोकसभा के चुनाव में था। और उस चुनाव के हिसाब से 52% जो थे वो पिछड़ी जाति के वोटर थे, 14% मुस्लिम थे, 15% जो है वो शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित, और 19% जो जिनको हम बोलते हैं जनरल या तथाकथित सवर्ण, ये वहाँ की जाति का वो था। अभी देवरिया सदर पे चुनाव हुआ तो विधानसभा की सीट है, और अर्बन एरिया है तो सवर्णों का वर्चस्व होगा। इस अर्बन एरिया में भी जो है 4 प्रमुख दल हैं, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस। अब देखिए इस कंस्टिट्यूएंसी में, सदर की कंस्टिट्यूएंसी में 4 पार्टियों में एक ही बिरादरी के या एक ही जाति के लोगों को टिकट दिया। अब कांग्रेस यहाँ से जो भाजपा के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं उनका नाम डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी। सपा ने यहाँ से टिकट दिया है वो एक है ब्रह्म शंकर त्रिपाठी। बसपा ने यहाँ से टिकट दिया है अभय नाथ त्रिपाठी, और कांग्रेस ने टिकट दिया यहाँ से मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी। मैं केवल ये पूछता हूँ, ये सवाल करता हूँ कभी कभार, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कोई पार्टी दे, क्या देवरिया सदर में किसी दूसरी बिरादरी का कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं था, या सारे सारे सूटेबल कैंडिडेट केवल त्रिपाठी लोगों के पास, सभी पार्टियों के? क्या पार्टियां अपने विचारधारा को आगे नहीं प्रमोट कर पा रही? ये जो 4 त्रिपाठी हैं, इनसे जाके इनकी विचारधाराओं के बारे में बोलिए, इनकी कौन सी विचारधारा, क्या वाकई समाजवादी हैं या धर्मनिरपेक्ष हैं या हिंदुत्ववादी हैं, कौन कौन सी विचारधारा है? तो कॉमन थ्रेड तो यही हुआ कि उनकी जाति के आधार पर उनको टिकट दिया गया। लोग बातें, क्योंकि राजनेता है तो 50 किस्म की बातें बोल सकते हैं कि यार हम तो बहुत बड़े विचारक हैं, हम तो बहुत बड़े समाजवादी हैं, हम बहुत बड़े अम्बेडकरवादी भी हो जाते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये समझ मेरा नहीं है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि चारों दलों ने जो है वो एक ही जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया। ये भी तो हो सकता है कोई पार्टी दूसरी जाति को टिकट दे सकती है, दूसरे व्यक्ति को दे सकती है, अपने कैडर को दे सकती है। तो मुझे लगता है कि सभी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के बीच में अच्छा दिखना चाहती है। देखिए जाति की कितनी बड़ी ताकत होती है। ये अच्छा दिखना वाले जो कि भाई हम तुम्हारे विरोधी नहीं है, हमको ब्राह्मणवाद विरोधी मत मानिए, हम तो बात आपको बिल्कुल। और यही पार्टियां, क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय से हट गई? तेजस्वी यादव जी बिहार में कह रहे थे कि सामाजिक न्याय 1990 में था, तो आर्थिक न्याय होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये भी अति सरलीकरण है। अभी सामाजिक न्याय का सवाल पूरा रिजॉल्व नहीं हुआ है तेजस्वी जी, बहुत सवाल बचे हुए हैं इसमें। अभी प्रतिनिधित्व तो नहीं हो रहा है, विधायक बन जा रहे हैं लेकिन पंचायत लेवल पे अभी जमीन पे ही बैठाया जा रहा है।
आर्थिक न्याय तो होना चाहिए, लेकिन वो सामाजिक न्याय के साथ ही हो तो अच्छा रहेगा। और सबको एक जब हम केवल आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें कोशिश कर रहे हैं बताने की कि सब एक से हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो काफ़ी लोगों की ज़्यादा शक्तियाँ हैं। वो समझ, अगर हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ये एक समझने की बात है कि ऐसा कहीं पर नहीं हुआ नॉर्मली। इवन रिजर्व सीट में ऐसा नहीं होता कि जहाँ एक ही जाति के लोगों को टिकट मिल जाए। यहाँ पर कोशिश होती है कि रिजर्व में हमेशा 2-3 दलितों की अलग अलग जातियों को टिकट दे दिया, और वहाँ गेम खेले जाते हैं। वहाँ कोई नहीं बोलता कि मैं एक सीट में चारों यादवों को टिकट देता हूँ, चारों पार्टियां एक ही सीट पे सब चमारों को टिकट देते हैं, या वाल्मीकियों को टिकट देते हैं ताकि कोई वाल्मीकि ना हारे, कोई ना कोई तो जीत के आएगा। ये और जातियों के साथ क्यों नहीं होता? और इससे मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि जब कोई भी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी तो जीतेगा तो कोई त्रिपाठी। तो जो हमारे गांव के जो सत्ता समीकरण है वो जातीय है। जो दलित का उत्पीड़न होगा, जो अति पिछड़ों का उत्पीड़न होगा, जो जाति का पूरा ढांचा पूरे क्षेत्र में है, उस पर कौन सा बदलाव हमारे नेता या हमारी पार्टियां लाएंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुजन आंदोलन है, इसका सांस्कृतिक आंदोलन बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी को भी अपने यहाँ जो है अम्बेडकर, फुले, पेरियार की विचारधारा को अपनाना चाहिए, लाना चाहिए। आखिर भगत सिंह ने भी जाति के खिलाफ बोला, राम मनोहर लोहिया ने भी बोला, बड़े मजबूती से बोला। तो मुझे लगता है कि ये एक दुखद बात है, और राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि क्या जब वो एक ही बिरादरी के लोगों को टिकट दे रहे थे, ये कि जातिवाद नहीं है। जातिवाद क्या है? केवल रिजर्वेशन जातिवाद है। केवल जब कोई अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासियों या इवन जो गरीब मुसलमान हैं उनको नेतृत्व में भागीदारी देने की बात करें तो वो अपीजमेंट है। लेकिन ये अपीजमेंट नहीं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पार्टियों ने ये ब्राह्मण तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, वो शर्मनाक है। हम नहीं कहते कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, हम नहीं कहते कि पार्टियों को कोई जाति वो करना चाहिए। पार्टियों के कैडर को, पार्टियों के लीडर्स को कहें। आपकी पार्टी में जो लीडर इतने समय से काम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं आपको टिकट? आपकी विचारधारा को जो समर्पित है, कोई भी व्यक्ति विचारधारा को समर्पित हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, निसंदेह रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी ऐसे लोग रहे, लेकिन वो विचारधारा को समर्पित थे, वो अपनी जातियों को समर्पित नहीं थे। हमको विचारधारा को समर्पित लोग चाहिए, जिन्होंने अम्बेडकर बात को अपनाया हो, फूले को अपनाया हो, पेरियार को अपनाया, कि सब लोगों की बहुत अच्छे रिश्ते। तो ऐसा नहीं थे कि वो सब केवल गाली गलौज करके बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को, बिहार को आज भी सामाजिक न्याय की जरूरत है। आज भी हमें आर्थिक परिवर्तन अगर लाएंगे तो सामाजिक न्याय के परिवर्तन के, जातीय विनाश के बातों के छोड़ के हमें, अभी ये प्रदेश जो है सबसे बड़ा अड्डा बन गया। इतनी हिंसा हो रही है, जातिगत हिंसा होती है, दलितों पे हिंसा होती है, महिलाओं पे हिंसा हो रही है। और ये हिंसा के पीछे जो है बड़े जातीय कारण होते हैं, जमीन के कारण है, और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्ती से। लेकिन आज उत्तर प्रदेश को, बिहार को डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, पेरियार, राहुल सांकृत्यायन, भगत सिंह, ऐसी विचारधारा जो समानता की और बराबरी की हो, और बराबरी और समानता के लिए केवल जुबानी जुबा का काम नहीं करना, प्रतिनिधित्व एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आज यहाँ से बात करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे राजनीतिक दलों को
जब वो चुनाव की प्रक्रिया से लेके अपने स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहाँ पर जब तक वो प्रोपोर्शनल सब लोगों को भागीदार नहीं बनाएंगे, जब तक वो सत्ता में सब समुदायों को खास करके जो वंचित रहे हैं सदियों से, उनको उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, तो उनकी सारी की सारी बातें पूर्ण क्या झूठी होंगी और बेईमानी होंगी। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में जितनी चिंता उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने एक बिरादरी के लिए निकाली, उतनी चिंता थोड़ा मुशहर, कोल, वाल्मीकि, थारू, निषाद, ऐसी बहुत सी छोटी 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 जातियां हैं, चमार जाति भी है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनके प्रतिनिधित्व हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पर एक किसी को खड़ा किया हो चमार बिरादरी को और सारे के सारे पार्टियों का हम भी उसी जाति के कैंडिडेट खड़े, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता है तो पता चलेगा कि भाई आप दूसरी जातियों को मानते हैं, नहीं तो ये एक तुष्टीकरण की नीति है और एक तुष्टीकरण में अच्छा दिखने की कि साहब हम आपको चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। एक जाति जो पूरे हिंदू समाज की नेतृत्व करता है या इसकी गाइडेंस करती है आज भी दिशा को, उसको बोल दें कि साहब वो पीड़ित है, इससे बड़ा जो है वो झूठ कोई हो नहीं सकता। एक जाति जो जिसके सब जगह हर अंग पे सेक्युलरिज्म से लेके सोशलिज्म तक और हिंदुत्व से लेके और कैपिटलिज्म तक लोग बैठे हों, ताकि हर शीर्ष पे हर जगह पे, जिसमें 2-2.5 साल से जो है पूरे देश के नीति निर्माण, सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं को ढाला हो, उसको कैसे हम कह सकते। ऐसी एकता और ऐसी यूनानिमिटी आनी चाहिए दलितों के मामले में कि हम सब कोशिश करें कि अच्छा दलित उम्मीदवार, अच्छे कैंडिडेट चुनाव जीतें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी बहुत सी पिछड़ी जातियाँ हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए भी ऐसी ही चिंता हमारे अगर सारे राजनीतिक दल दिखाएंगे तो मैं समझूंगा कि हम वाकई में लोकतंत्र में जो है सबसे वंचित तबके का सम्मान होता है। और नहीं तो ये पार्टियां केवल राजनीति कर रही हैं, तो ठीक है, कोई अच्छा है, कल कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई ज़्यादा खराब है, कोई हमारे विचारधारा से मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं कम से कम जो अपने को अम्बेडकर, फूले, पेरियार, राम मनोहर लोहिया और भगत सिंह, इन सब की विचारधाराओं को जो मानने वाले दल हैं, कम से कम तो उनसे तो ये उम्मीद कर ही सकता हूँ और करनी भी चाहिए कि वो भी अपनी चिंताओं में उस समुदाय को जरूर रखें जिसे अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बहुत से ऐसे समुदाय हैं, अगर लिस्ट नहीं है तो मैं दे सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, बिहार के अंदर भी, लेकिन अपनी चिंताओं में जरूर रखिए। आप तो राजनीतिक दल के नेता हैं, ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा जानकार हैं, आपको पूरी क्रमों का पता है कि कहाँ किस कैलकुलेशन से चुनाव लड़ना है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन मुझे भी लगा लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई जगह पे इन्हीं कैलकुलेशन के फेलियर के कारण से लोगों ने जो है अपने दलों को वोट नहीं दिया, जिनको वो वोट देते थे एक जमाने में। तो लोग समझदार हैं, वंचित तबके का व्यक्ति भी जानता है कि मेरा प्रतिनिधित्व कौन करता है, और जब आप उसको बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में रख देते हैं तो फिर वो तो निराश होकर वोट करने नहीं जाता या वोट आपके विरोध में। तो केवल एक बात कि अगले चुनाव से पहले जरूर इन बातों को ध्यान रखें कि वंचित तबके के कौन से समुदाय ऐसे हैं जिनको आपकी पार्टियों के स्ट्रक्चर में, आपकी सत्ता के स्ट्रक्चर में कहीं स्पेस नहीं है। क्या आप सभी, क्या वो हिंदुत्व के मठाधीश हों या बहुजन के नाम पे राजनीति कर रहे हों, या सेक्युलरिज्म की जो कांग्रेस की राजनीति है या समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है, क्या आप अपने दलों में उन सभी वंचित समुदायों को थोड़ा जगह दोगे जिनको कोई जगह नहीं दिया? और क्या कभी
उन वंचित समुदायों के प्रति भी आप में एक यूनानिमिटी होगी? क्या हम देख पाएंगे कि किसी जगह से कोई मुसहर चुनाव लड़े और सारी पार्टियां बोले कि हम मुसहर को ही टिकट देंगे? मैं देखूंगा, अगर ये हो सके तो मैं मानूंगा कि भारत में वाकई में लोकतंत्र आ गया है। आप सभी को लोकतंत्र के इस पर्व के लिए बधाई। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये भी होता है कि कठिन सवाल पूछे जाने चाहिए, और हम कठिन सवाल पूछेंगे। हम पूछ लेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने मुशर्रफ अभी जो है वो जिला परिषद में हैं, और कितने मुशर्रफ विधायक हैं, और कितनी उनकी आबादी है, कितने और जातों की। उम्मीद करते हैं कि कठिन सवाल पूछने से हमारे लोग नाराज नहीं होंगे, बल्कि उनको बदलने का मौका मिलेगा। सभी को जय हिंद।